दिल्ली के नक्शे पर मुनिरका कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन इस शहर के उन लाखों लोगों की तरह जो यहाँ रोज अपनी जिंदगी ढोते हैं, यह इलाका भी हमेशा भागता रहता है। ऑटो के हॉर्न, सब्जी वालों की आवाजें, कॉलेज जाते छात्रों की हंसी और दफ्तर लौटते थके हुए चेहरों की चुप्पी। इसी भागती दुनिया के बीच मुनिरका की एक पुरानी सीलन भरी इमारत की छत पर बैठा एक लड़का हर शाम एक ही चीज करता था। अपने हाथ में पकड़े टूटे मोबाइल को देखता था। उस लड़के का नाम था सिद्धू शर्मा। उस मोबाइल की स्क्रीन पर रोज एक ही पंक्ति चमकती थी, जेड-रैंक शिकारी, कोई दल उपलब्ध नहीं। यह संदेश सिर्फ एक सूचना नहीं था, यह उसकी पहचान थी, उसकी औकात थी, उसकी जिंदगी की सीमा थी। आर्केन गवर्नमेंट टीम, दुनिया की मालिक। आज की दुनिया में हंटर सिस्टम को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम था आर्केन गवर्नमेंट टीम, एजीटी। गेट खुलना, शिकारियों की रैंक तय करना, किसे किस मिशन पर भेजना, सब कुछ एजीटी के आदेश से होता था। और एजीटी की फाइलों में सिद्धू का नाम बस एक ठंडी पंक्ति था, नलकोर, युद्ध के लिए अनुपयोगी। वह घर जहां आवाजें खो गईं। सिद्धू का घर 2 कमरों का था, लेकिन उन कमरों में कभी शोर नहीं रहता था। एक कमरे में उसकी माँ रहती थी, जो हर सुबह सिद्धू के लिए चाय बनाते हुए अपने आंसू चुपचाप कप में गिरा देती थी। दूसरे कमरे की दीवार पर उसके पिता की तस्वीर टंगी थी, एजीटी की वर्दी में, आंखों में वही आत्मविश्वास जो अब सिर्फ कागजों में बचा था। उसके पिता गेट निगरानी इकाई में काम करते थे। एक दिन एक मिशन पर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सरकार की तरफ से बस एक लिफाफा आया, गेट हताहत, स्थिति अज्ञात। न कोई शव, न कोई सफाई। उस दिन सिद्धू की मां ने बिना आवाज के रोया और सिद्धू ने बिना आवाज के बड़ा होना सीख लिया, बचपन जो अचानक खत्म हो गया। उस दिन के बाद सिद्धू का बचपन किसी स्विच की तरह बंद हो गया। स्कूल के बाद वह ट्यूशन पढ़ाता, कभी गोदाम में सामान ढोता, कभी किसी दुकान पर हेल्पर बन जाता। बाकी बच्चे खेलते थे, वह दवाइयों के पैसे जोड़ता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था उसकी शिकायत सुनने वाला अब कोई नहीं है। मैनिफेस्टेशन केंद्र, जहां सपने मापे जाते हैं। जब वह 18 साल का हुआ तो वह भी बाकी बच्चों की तरह एजीटी के मैनिफेस्टेशन केंद्र पहुंचा। उस दिन उसे लगा था कि शायद आज सब बदल जाएगा। बड़े से हॉल में नीली रोशनी से चमकती मशीनें, डरे हुए चेहरे और माता पिता की दबीदबी प्रार्थनाएं। जब मशीन ने उसकी आत्मा जांच पूरी की तो स्क्रीन पर उभरे शब्द उसकी पूरी दुनिया खा गए। नलकोर, अपरिभाषित। डॉक्टर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। एजीटी अधिकारी ने फाइल बंद कर दी। वह समझ गया, वह इस दुनिया की योजना में कहीं नहीं है। जेड-रैंक, जिनका कोई नाम नहीं होता। जेड-रैंक शिकारियों के लिए न कोई ट्रेनिंग सेंटर, न कोई सम्मान। उनका काम होता है गेट के अंदर मरे हुए शिकारियों की लाशें बाहर खींचना, टूटे हथियार समेटना और चुपचाप लौट जाना। लोग उन्हें कहते थे कफन उठाने वाले, और सिद्धू हर बार हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता, कम से कम लाशें तो मुझे पहचानती हैं। वह शाम, जब सब बदलने वाला था, आज भी वह छत पर बैठा था। नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं, और उसके फोन पर वही पुराना संदेश, जेड-रैंक शिकारी, कोई दल उपलब्ध नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, अगर मेरी जिंदगी भी एक गेट है तो शायद आज वह खुलने वाला है। उसे नहीं पता था कि कुछ ही पलों में
आसमान सच में खून बहाने वाला है। मुनिरका की वही गली, जहां थोड़ी देर पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक किसी ने जैसे समय को रोक दिया हो। सबसे पहले आवाजें मरी। ऑटो का हॉर्न, सब्जी वाले की पुकार, किसी दूर मंदिर की घंटी। सब एक साथ गायब हो गए। सिद्धू शर्मा ने सबसे पहले यह महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। उसने ऊपर देखा और उसकी सांस गले में अटक गई। नीले आसमान के बीच एक पतली काली रेखा उभर आई थी। वह रेखा किसी स्म की तरह धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आसमान की चमड़ी चीर दी हो। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। कुछ ने हंसकर कहा, कोई सरकारी प्रोजेक्शन होगा। पर तभी सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें अपनी जगह से खिसकने लगीं। धूल हवा में ऊपर उठी। लोगों की हंसी घुटकर डर में बदल गई। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। एक नया गेट खुल चुका था। आर्केन गवर्नमेंट टीम की एंट्री, सायरनों की आवाज मुनिरका की हर गली में फैल गई। काली बख्तरबंद गाड़ियां, नीली चेतावनी बत्तियां और आसमान में मंडराते ड्रोन। ड्रोन से गूंजती धातुसी आवाज। सभी नागरिक तुरंत यह क्षेत्र खाली करें। यह कालास्तर गेट है। कालास्तर, इस शब्द ने हर चेहरे का रंग उड़ा दिया। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भागने लगे। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर दौड़ी। दुकानदार शटर गिराने लगे और सिद्धू बस सब देखता रहा। वह नहीं भागा, क्योंकि उसे पता था अब आर्केन गवर्नमेंट टीम उसे बुलाने वाली है। वह फोन जो मौत लेकर आया, उसकी जेब में रखा मोबाइल कांप उठा। स्क्रीन पर चमक रहा था, आर्केन गवर्नमेंट टीम अस्थायी सहायता इकाई। उसने बिना सोचे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से एक बेरुख आवाज आई, सिद्धू शर्मा, आपको अस्थायी दल के साथ गेट में प्रवेश करना है। सिद्धू ने हल्की हंसी छोड़ी। सर, मैं जेड रैंक हूं। हमें पता है, अधिकारी ने ठंडे लहजे में कहा। समय पर पहुंचो। कॉल कट गई। सिद्धू ने मोबाइल जेब में रखा और बुदबुदाया, मरना ही है तो सही जगह मरूं। दल का सबसे पीछे वाला नाम। गेट के सामने एजीटी का दल खड़ा था। सबसे आगे वीर मल्होत्रा, ए रैंक ढालधारी, जिसका कवच किसी टैंक से कम नहीं लगता था। उसके बगल में नताशा कपूर, बी रैंक अग्नि जादूगर, जिसकी हथेलियों पर लाल लपटें नाच रही थीं। 3 सी रैंक प्रशिक्षु और थे। और सबसे पीछे सिद्धू शर्मा। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था, क्योंकि जेड रैंक का मतलब होता है, अगर यह मर गया तो सिर्फ एक संख्या कम होगी। काले दरवाजे के पार। जैसे ही उन्होंने गेट के भीतर कदम रखा, दिल्ली जैसे पीछे छूट गई। चारों ओर फैला था टूटा हुआ देवताओं का नगर। उल्टे लटके मंदिर, ऊपर की ओर बहती नदियां और हर दीवार पर उकेरे शब्द। शून्य तुम्हें देख रहा है, नताशा ने फुसफुसाकर कहा। यह जगह हमें महसूस कर रही है। सिद्धू के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसे नहीं पता था कि यह गेट उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। गेट के भीतर कदम रखते ही सिद्धू को ऐसा लगा जैसे उसने जमीन नहीं, किसी जीवित शरीर पर पैर रख दिया हो। हवा गाढ़ी थी। सांस लेना भी मेहनत का काम बन गया था। हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यह जगह उसे देख रही है, सुन रही है। चारों तरफ टूटे हुए मंदिरों के अवशेष फैले थे। छतें उल्टी लटक रही थीं और जमीन से आसमान की ओर बहती नदियां उसकी आंखों को धोखा दे रही थीं। हर पत्थर पर एक ही वाक्य खुदा था, शून्य तुम्हें देख रहा है।
यह लिखा नहीं था, यह धड़क रहा था। दल का पहला आदेश। वीर मल्होत्रा ने ढाल जमीन पर टिका दी। सब लोग सतर्क रहो, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। यह कोई सामान्य गेट नहीं है। नताशा कपूर की हथेलियों से लपटें फूटीं। लाल रोशनी ने आसपास की दीवारों को चमका दिया और उसी रोशनी में सबने देखा सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां एक ही मुद्रा में खड़ी, तलवारें उठाए, घुटने मोड़े, आंखें बंद। सिद्धू को लगा जैसे वे सब किसी आदेश का इंतजार कर रही हों। मंदिर जो सांस ले रहा था। दल धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नताशा ने बुदबुदाकर कहा, यह जगह सांस ले रही है। सिद्धू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, कुछ गेट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें मारते नहीं, तुम्हें बदल देते हैं। पहली हलचल। अचानक टक, एक बहुत हल्की आवाज। सिद्धू ने पीछे देखा। एक मूर्ति की उंगली हिली थी। पीछे हटो, वीर ने चिल्लाकर कहा। पर बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर का नरक। एक साथ सारी मूर्तियों की आंखें खुल गईं, काली, गहरी, खाली। और अगले ही पल वे हिलने लगीं। पत्थर की तलवारें हवा को चीरती हुई दल की ओर बढ़ी। पहली चीख एक सीरैन प्रशिक्षु की थी। उसका शरीर जैसे कागज फाड़ा गया हो। दूसरा वार नताशा के पास से गुजरा। उसके बाल जलते हुए उड़ गए। तीसरा वार सीधे वीर मल्होत्रा की ढाल पर पड़ा, पर ढाल बचा नहीं पाई। एरैंक ढालधारी, जिसे सब स्टील वॉल कहते थे, एक ही झटके में दो हिस्सों में बंट गया। सिद्धू के चेहरे पर उसका खून गिरा। गरम, भारी, असली। वह सिंहासन। मंदिर के केंद्र में एक विशाल सिंहासन था और उस पर बैठी थी सबसे बड़ी मूर्ति। पत्थर से बना एक देवता। उसकी आंखें खुलीं और उसने पहली बार सिद्धू की ओर देखा। वह शब्द पूरे मंदिर में गूंजी, एक ठंडी आवाज। नलकोर प्राप्त। सिद्धू का शरीर जम गया। मूर्ति सिंहासन से उठी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने आखिरी बार तलवार उठाने की कोशिश की। हाथ कांपा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सिद्धू को ऐसा लगा जैसे वह गिर नहीं रहा, बल्कि कहीं से खींचा जा रहा हो। न दर्द था, न आवाज, बस एक असीम शून्य। उसके कानों में अभी भी पत्थर के देवता की गूंज अटकी थी। नलकोर प्राप्त। अंधकार का समुद्र। वह अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। हाथ, पैर, दिल, सब जैसे किसी और की चीज हो। उसने सोचा, तो यही मरना होता है। उसे अपनी माँ की याद आई, रात को चाय बनाती हुई, खामोशी से उसकी थकान समझती हुई। फिर पिता का चेहरा आया, एजीटी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ। और वह सब अचानक काले धुएं की तरह बिखर गया। पहली रोशनी। शून्य के बीच एक नीली रेखा जली। न आग, न बिजली, बस एक सचेत प्रकाश। फिर एक आवाज आई। यह न पुरुष थी, न स्त्री, सिर्फ तंत्र, मौत से समझौता। सिद्धू ने पढ़ा, मृत्यु को अपनी शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। वह हंसा, पर आवाज बाहर नहीं निकली। जिंदगी में तो मैंने कभी शुरुआत की ही नहीं, तो अब अंत से क्यों डरूं? उसने याद किया स्कूल के दोस्त जो उसे कॉफिन बॉय कहते थे।
मैनिफेस्टेशन केंद्र की वह ठंडी स्क्रीन, हर दिन का वही संदेश। जेड रैंक शिकारी, कोई दल उपलब्ध नहीं। उसने मन ही मन कहा। हाँ। शरीर का जलना। अचानक उसे लगा कि उसका सीना फट रहा है, जैसे किसी ने उसके भीतर आग भर दी हो। नसें जलने लगीं, हड्डियां चटकने लगीं, पर वह चीख नहीं सकता था। उसने देखा, उसका अपना शरीर सामने तैर रहा था, टूटा हुआ, मरा हुआ। और फिर उस शरीर में नीली रोशनी भरने लगी। पहली धड़कन, धक। उसने फिर से धड़कन महसूस की। धक। यह दिल नहीं था, यह कुछ और था। चेतावनी। नीली स्क्रीन के आखिरी शब्दों ने उसकी रूह तक हिला दी। पुनर्जन्म। उसकी आंख खुली। वह फिर से उसी टूटे मंदिर में था। खून, लाशें, पत्थर का देवता, सब उसके सामने। पर अब वह डर नहीं रहा था। उसके भीतर एक भूख जाग चुकी थी। पहली सांस किसी और की तरह। पत्थर का देवता उसके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में वही ठंडा शून्य। पर सिद्धू के होठों पर पहली बार मुस्कान आई। अब बारी मेरी है। और इसी के साथ उसके भीतर जन्म ले चुका था एक ऐसा शिकारी जो गेट से भी नहीं डरता। सिद्धू शर्मा ने आंख खोली। पहला ख्याल आया, अरे वाह, मरने के बाद भी गर्दन में दर्द रहता है क्या? उसने अपनी उंगलियां हिलाईं। वे सच में हिल रही थीं। मतलब, मैं मरा नहीं? उसने खुद से कहा, या फिर नर्क में नेटवर्क अच्छा मिल गया। उसके सामने मंदिर का वही नरक फैला था। खून, टूटे शरीर, पत्थर की मूर्तियां। पर अब वह सब उसे उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके भीतर कुछ जाग चुका था। सिस्टम से पहली मुलाकात। उसकी आंखों के सामने नीली स्क्रीन तैर रही थी। सिद्धू ने भौहें उठाईं। अनंत स्टोरेज। वाह, गूगल ड्राइव भी इतना नहीं देता। स्क्रीन पर एक और पंक्ति चमकी। पत्थर का देवता, फिर आमना सामना। उसके सामने वही विशाल पत्थर का देवता खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी खालीपन। और चारों तरफ धीरे धीरे फिर से हिलती हुई मूर्तियां। सिद्धू ने गहरी सांस ली। ठीक है पत्थर अंकल, उसने बुदबुदाया, पहली डेट पर ही मारने का इरादा है क्या? देवता ने तलवार उठाई। जब डर मजाक में बदला। पहले सिद्धू भागता, आज उसके पैर अपने आप जमीन पर टिक गए। उसे लगा जैसे पूरा गेट उसके भीतर समा गया हो। पहला वार आया। वह बचा, खुद भी नहीं जानता कैसे। ओहो, उसने चौंक कर कहा, ये तो ऑटो पायलट जैसा है। दूसरा वार आया। उसने हाथ बढ़ाया और पत्थर की तलवार हवा में ही टूट गई। उसकी आंखें फैल गईं। भाई साहब, रिफंड मिलेगा क्या इसका? पहली आत्मा, एक मूर्ति उसके पीछे से कूदी। सिद्धू पलटा और बस उंगली आगे बढ़ा दी। नीली रोशनी फूटी। मूर्ति वहीं जम गई। और अगले ही पल उसके भीतर से काली धुंध निकलकर सिद्धू के सीने में समा गई। स्क्रीन चमकी। सिद्धू ने गहरी सांस ली। अंदर कुछ बदला था। डर नहीं, ताकत। तो ये है वो फ्री अनलिमिटेड पैक, उसने मुस्कुराकर कहा। पत्थर का देवता पहली बार रुका। उसकी आंखों में सवाल था और सिद्धू के चेहरे पर अब आत्मविश्वास। अब तक तुमने सिर्फ मुझे मारा था, उसने कहा, अब जरा मेरी बारी भी तो बनती है। उसने हाथ उठाया और पूरे मंदिर में शून्य की हवा बहने लगी। यहीं से शुरू होता है
सिद्धू शर्मा का असली शिकार। पत्थर का देवता पीछे हट गया। वह एक देवता था, और फिर भी वह एक इंसान से डर गया था। सिद्धू शर्मा ने यह नोटिस किया। उसने होंठ टेढ़े किए। लगता है पत्थर अंकल, आज आपका व्रत टूटने वाला है। शून्यपकड़ पहली असली टक्कर। देवता ने विशाल तलवार उठाई। उस तलवार की धार पर नीली बिजली कड़क रही थी। जमीन फटने लगी। सिद्धू ने देखा और बुदबुदाया, अच्छा, आज भूकंप भी फ्री में मिलेगा। तलवार नीचे गिरी। पूरा मंदिर दो हिस्सों में बंट गया। पर सिद्धू वहां नहीं था। वह हवा में था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उछाल कर ले गया हो। कौशल सक्रिय, शून्य फुर्ती, प्रभाव सीमित, गुरुत्व निरस्तीकरण। ओहो, सिद्धू ने हवा में तैरते हुए कहा, तो यही वो देवता बनने की फ्री ट्रायल है।